ओके, तो फिर हमने कहाँ तक देखा था? हमने रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल जो है उसके क्या ड्रॉबैक्स है वहां तक देखा था, ठीक है। सो नाउ whichever were the drawbacks, to overcome the drawbacks a new model was put forth and the name of that model was Bohr's atomic model. Okay, the name was Bohr's atomic model. पर ये मॉडल डायरेक्टली समझने के पहले हमें उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना चाहिए कि क्यों वो मॉडल किस थियरी पे पुट हुआ। ओके, तो वी वर टोटली क्या थे बोहर के जो कुछ भी क्या कहेंगे इसके जो ड्रॉबैक्स थे, उसमें जो प्रिंसिपल ड्रॉबैक था कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द चार्ज of the subatomic particles. So in this new model or when we were leading towards this new model, interaction of radiation with matter, ये एक अलग से कैटेगरी जो थी वो स्टडी की गई। जैसे ये फॉर एग्जांपल एक मैटर है, तो वो क्या करता है, वो कुछ पार्टिकल्स इमिट करता है, ठीक है, और रेडिएशन इमिट करता है। ओके, तो वो जो रेडिएशन है वो किस टाइप के हैं? ओके, और ये जो पार्टिकल है फॉर एग्जांपल, इसका नेचर क्या है? इसका नेचर वेव नेचर है या पर्टिकुलेट नेचर है? तो इसके बारे में पहले स्टडी करना पड़ा। ओके, तो मेन जो ड्रॉबैक्स थे उस वो उस ड्रॉबैक्स को कंसिडर करके दो रिजल्ट्स ऑब्टेन किए गए कि वेव पार्टिकल duality, okay, duality of the matter, okay, of the electromagnetic radiation and line emission spectra of hydrogen. So every atom has this line emission spectra. Okay, अब हाइड्रोजन का स्टडी चल रहा है क्योंकि हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट एटम and in every other atom hydrogen nucleus is present called as proton. So that's why hydrogen का स्टडी यहाँ पे चल रहा है। ओके, तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है कि वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, ये क्या कहती है, ये सबसे पहले हमें समझना चाहिए। ओके, तो व्हाट इज दिस वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी? ओके, so now a dilemma was posed, एक ये था कंट्रोवर्सी थी कि लाइट का वेव नेचर है या पार्टिकल नेचर है, ठीक है। तो लाइट हैज टू डिफरेंट phenomena, like you have learned this in physics, डिफ्रैक्शन भी है, इंटरफेरेंस भी है। ओके, तो डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस हमें दिखाते हैं कि ये जो लाइट है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रेजेंट है। So light is the electromagnetic wave. तो जो लाइट रे है वो इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह सकते हैं, ठीक है। बट सेकंड पॉइंट इज, देखो क्या क्या प्रॉब्लम है कि ऑन द अदर हैंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन और दी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का रिलेशन जो है वो समझ में नहीं आता, ठीक है, कि कैसे वो हम बताएंगे, या ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। तो इसमें से ये अगर हमें समझना है तो हमें लाइट का पर्टिकुलर नेचर समझना होगा। सो पार्टिकल नेचर हमें यहाँ पे समझना होगा। तो यहाँ पे हम लाइट का वेव नेचर समझ सकते हैं। तो कौन सा सही है इन दोनों में से? ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सही है, ठीक है। तो इसमें से ऐसा कहा गया कि the only way to resolve this problem was to accept light has dual behavior, ये भी है ये भी है। So light has what? Dual behavior. Light has dual behavior. Okay, so now when light interacts with matter, it behaves as a stream of particles. So light जो होता है वो जब मैटर से इंटरैक्ट करेगा, ठीक है, मैटर के साथ वो इंटरैक्ट करेगा, तो वी कैन से दैट इट हैज
पार्टिकल नेचर, ओके। और इसमें जो पार्टिकल्स होंगे, लाइट पार्टिकल्स, उनको कहेंगे फोटॉन्स, ओके, उनको कहेंगे फोटॉन्स। एंड व्हेन लाइट प्रोपोगेट्स, लाइट जो होता है वो जब ट्रैवल करेगा, आगे आगे जाएगा, तो लाइट का जब प्रोपोगेशन हमें दिखेगा, ओके, लाइट का जब हमें प्रोपोगेशन दिखेगा, तब वी कैन से कि लाइट इज अ वेव, उसको वेव नेचर है, ओके। और वो जो वेव है वो भी कैसी है, तो वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक वेव है, और इसका जो कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक है ये देखना अब इम्पोर्टेंट रहेगा। तो वेव है, तो वेव के लिए कुछ बातें समझ लीजिए। अब वेव कैसे ड्रॉ करते हैं, देखिए वेव कैसे ड्रॉ करते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल यू हैव such kind of wave, okay, you have such kind of wave। अब ये एक वेव होगी, ओके, दिस इज वन वेव। तो अगर आपको दूसरी वेव चाहिए, ओके, दूसरी वेव चाहिए, तो फिर से ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा, ओके। तो दिस इज द अदर वेव एंड दिस इज द फिनिशिंग पॉइंट। ये ड्रॉ भी नहीं किया ना तो भी चलता है, ओके। ये क्या है, ये एक वेव का फिनिशिंग पॉइंट है और वो समझ में आना चाहिए, इसलिए वो ड्रॉ करते हैं, ओके। तो एग्जैक्टली मिडल से ये बीच की लाइन जो होती है ना, ये पास होती है, ठीक है। तो नाउ फर्स्ट पॉइंट कम्स वेवलेंथ, ओके। तो वेवलेंथ जो होती है वो क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव क्रेस्ट। सी दिस इज कॉल्ड एज क्रेस्ट, दिस इज दिस सर्कल, half circle, this is called as crest, and downwards half circle is called as trough, ठीक है। And this is crest, this is trough, and the distance between two consecutive crust, okay, is called as wavelength, and this wavelength is denoted by lambda, okay, and SI unit of the wavelength is meter, okay, SI unit is meter. Now frequency, what is frequency? The number of waves that pass a given point in 1 second. So now this is starting point, okay, this is starting point, this is finishing point, okay, and in 1 second, so if this distance is 1 second, okay, so if the distance is 1 second and now in that 1 second two waves are passing from starting point to finishing point, then this wave number is 2, okay, wave number is 2. Wave number is denoted by the Greek letter mu. So this is not actually V, so this is mu, okay, Greek letter mu. Now the third parameter is wave number, okay. So wave number is the number of wavelengths per unit length, okay. So number of wavelengths per unit length, this is denoted by mu bar, okay. This is denoted by mu bar, okay. So commonly used unit for this, देखो इसके लिए hertz होता है, इसके लिए यूनिट है हर्ट्ज, और इसके लिए कॉमनली यूज यूनिट है वेव नंबर के लिए सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, ठीक है, पर सेंटीमीटर। तो वेव नंबर इज रिलेटेड टू वेवलेंथ, वेव नंबर जो होता है वो वेव नंबर को रिलेटेड होता है, वेव लेंथ को रिलेटेड होता है, और उसका रिलेशन कैसे कहते हैं, v म्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, ओके। तो जितना इसका डिस्टेंस ज्यादा होगा, टू क्रेस्ट का जो कुछ भी डिस्टेंस है वो जितना ज्यादा होगा, फिर उतना ये वेव नंबर कम होगा, ठीक है। यस, इट्स बट ऑब्वियस कि अगर इसका डिस्टेंस ज्यादा है तो उसमें वेव ज्यादा ऑक्यूपाई नहीं हो सकते, राइट। तो वेव नंबर कम ही आएगा,
और इन दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस कम है तो कम जाके जगह लगेगी, और फिर कम जगह में ज्यादा वेव्स ऑक्यूपाई होती है, तो फिर वेव नंबर ज्यादा आएगा, ठीक है। एंड द लास्ट कैटेगरी इज एम्पलीट्यूड। द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज द हाइट ऑफ द क्रेस्ट। तो ये जो हाइट है ये कितनी है, ओके, सो दिस इज योर एम्पलीट्यूड, ओके। सो स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, अगर आपने एम्पलीट्यूड का स्क्वायर किया तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, आपको मिलेगा इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, ओके। सो दिस वाज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आया ये इतना समझ में? यस मैम। सो नाउ हमें क्या देखना है कि different region of electromagnetic radiations, they have different values of frequency. हर एक वेव का वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, एम्पलीट्यूड, ये सब कुछ अलग होता है, ठीक है। तो आपके बुक में कुछ एग्जांपल्स कि क्या क्या उसमें आपको पैटर्न्स मिलते हैं, ठीक है। तो माइक्रोवेव रीजन का कितना होता है, इंफ्रारेड रीजन का कितना होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी, वो आपके बुक में गिवन है। ये एमसीक्यूज के लिए आप तैयार करके रखो। Important point I want to tell you is that the parameters wavelength, frequency and the speed of light, they are all related, okay, they are all related by the expression. See, by what is the expression? C is equal to nu into lambda, okay. So this is the expression by which all these are related, where c is the speed of light which is constant 3 into 10 raised to 8 meter per second, okay. So c is constant, nu, you know what is nu, nu is the frequency and lambda is the wavelength, okay. So what is c? C is the speed of light which is constant 3 into 10 raised to 8 meter per second square, okay. Nu is what? Nu is your frequency and lambda is your wavelength, okay. इस एक्सप्रेशन से ये एक दूसरे को रिलेटेड है, ओके। ये एक्सप्रेशन ध्यान में रखो, इसमें इससे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, ओके, प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं। So now this was all about the wave, electromagnetic wave nature of the light. Now we will see about the particle nature of the light. Okay, particle nature क्या कहता है ये थोड़ा सा देखेंगे, इसमें क्या पॉइंट है, ओके। So now see कि मैक्स प्लैंक नाम का एक साइंटिस्ट था, ठीक है। इसमें एक थियरी प्रपोज की, उसे कहते हैं क्वांटम थियरी, ओके, उसे कहते हैं क्वांटम थियरी, ओके। ये थियरी क्यों पुट फोर्थ की? टू एक्सप्लेन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी व्हाट इज द स्टेटमेंट कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी एंड नॉट द एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो अगर आपको स्टडी करना है तो एनर्जी of the electromagnetic radiation is totally dependent, okay, is totally dependent upon the frequency, frequency मतलब nu, and energy is not dependent upon the amplitude, okay, ये उन्होंने बताया। and he gave the name quantum, okay, to the smallest quantity of energy. So it is quantum, it is the smallest quantity of energy that can be emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiation. So एक relation दिया उसने, E, okay, is directly proportional to mu. Then remove the proportionality sign by adding one constant h. So now this proportionality constant h is called as Planck's constant, ओके। एंड उसकी वैल्यू जो है कांस्टेंट वैल्यू
वो क्या है, h की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू कि 6.626 into 10 raised to -34 जूल सेकेंड, ये इसकी वैल्यू है. ओके, सो आफ्टर 5 years of that, Albert Einstein explained the photoelectric effect. ठीक है, तो आइंस्टाइन ने जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन किया, वो जो इफेक्ट था वो प्लैंक्स क्वांटम थियरी के एडिशन में प्रपोज किया था. ओके, तो इसने सबसे पहले एक्सेप्ट किया और प्रूफ किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज अ स्ट्रीम ऑफ फोटॉन्स ऑफ एनर्जी hv, फोटॉन्स है. ओके, तो फोटॉन्स स्ट्रीम में और उस फोटॉन्स की एनर्जी क्या है, इतनी है, h इंटू न्यू. ठीक है, और फोटॉन के पास 0 रेस्ट मास, फोटॉन के पास मास नहीं है, सिर्फ एनर्जी है. ठीक है, तो ये इतना हमें पार्टिकल थ्योरी से समझता है. ओके, इज दिस क्लियर? यस, इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. हाँ, और एक बात है कि कितना इमिशन होता है एटम से, तो वो समझने के लिए एक मॉडल है और उस मॉडल को कहते हैं Yes, ma'am. लाइट इमिशन स्पेक्ट्रा. ओके, लाइट इमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, ऐसा उसको कहा जाता है. अब क्या होता है कि व्हेन अ सब्सटेंस इज इरेडिएटेड विथ लाइट, ये क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है. ओके, so when a particular atom or molecule or whichever is accepting the radiation or it absorbs the radiation, it is called to be excited. We can say the atom is excited. Okay, so heating से भी वो excite होते हैं. तो ये excited species जो होते हैं वो absorbed energy radiation के फॉर्म में जब देते हैं, मतलब ये जो फॉर एग्जांपल आपका कुछ तो मैटर है, वो जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो सम काइंड ऑफ एनर्जी इट रिवर्ट्स बैक. सो दिस व्हेन इट एब्जॉर्ब्स द एनर्जी, इट इज कॉल्ड एज एक्साइटेशन. दिस इज एक्साइटेशन. बट व्हेन इट इमिट्स द एनर्जी, इट इज कॉल्ड एज रेडिएशन. इट्स कॉल्ड एज रेडिएशन. ओके, अब ये जब इमिट करता है लाइट, ओके, ये जब इमिट करता है द डिफरेंट हमें पैटर्न दिखते हैं, 1 2 3 4. ठीक है, तो इस पैटर्न को हम कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम. ऐसा नहीं होता कि एक ही काइंड का इमिशन वो देता है, अलग अलग टाइप के वो क्या करता है, इमिशन देता है, और उस पूरे के पूरे अकाउंट को हम कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम. ओके, तो एक इमिशन स्पेक्ट्रम है जिसका हाइड्रोजन का, और उसको अलग अलग नाम से क्या है, उसको सीरीज कहते हैं और अलग अलग नाम है. ठीक है, तो व्हेन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ओके, सिंपल ये जो स्पेक्ट्रम है ये हाइड्रोजन का, इसलिए हाइड्रोजन का स्टडी करेंगे हम लोग. व्हेन इट पास थ्रू गैसियस हाइड्रोजन, इट इमिट्स रेडिएशन. ओके, तो ये हाइड्रोजन का जो इमिशन स्पेक्ट्रम है वो कैसे स्टडी किया गया, different regions of electromagnetic radiation. So different electromagnetic radiation उसने क्या किए, वो पास किए. The spectra were not continuous and comprised of a series. ठीक है, ये सीरीज थी एक, और different frequencies थी. ओके, तो उसके different frequencies कैसे, उस सीरीज को नाम है, देखो, लाइमन. अब हाँ, इसके लिए काम करते हैं, देखो इसका कैसे है वो बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल देखो 0 0.5 1 1.5. ओके, ये थोड़ा सा पास होना पड़ेगा, इसका जो लाइन है स्पेक्ट्रम देखो, थोड़ा सा पास लेना पड़ेगा. 0 0.5, this one is 1.5,
ओके, what are this? These are the electromagnetic readings. Okay, so 5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5. ठीक है। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने ये क्या किया, देखो अल्ट्रावायलेट यहाँ से उन्होंने शुरू किया है। अब देखिए सबसे पहले 5 सीरीज है उनके, क्या है 5 सीरीज है। देखो कैसे है उनके सीरीज, एक है लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड, ऐसे 5 नाम है। लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड। ठीक है। अब इसमें से ये जो लाइमन है सबसे पहला, ये अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है। तो 2.5 to 3 ये यहाँ पे वो आता है। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे हम, 2.5 to 3 पर उसका वेव नंबर कितना है, उसका एक ही वेव नंबर, मतलब उसके पास फर्स्ट ये कितनी है 1 है, फिर बाद में 2, 3, 4 ये आएगी, तो ये रही लाइमन की सीरीज। ओके, नाउ एज पर एज बाल्मर इज कंसर्न, ओके बाल्मर कहाँ आता है, बाल्मर जो है वो विजिबल रेंज में आता है। ओके, विजिबल रेंज में बाल्मर आता है, और फिर उसका जो है वो कहाँ पे आएगा 0.5 तक, तो वो आता है। ठीक है, वो जो है वो 0.5 तक आता है, अप्रोक्सीमेटली 0.5 to 1, so 0.5 to 1, तो ये है यहाँ पे, so this will be your बाल्मर। ठीक है, this will be your बाल्मर। ये थोड़ा सा साइड में लेना चाहिए। ठीक है, ये जो है ओवरलैप नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा इस तरह। ठीक है, ये है बाल्मर। ठीक है, नाउ लाइमन, बाल्मर, पाश्चन। ओके, ये जो है ये इंफ्रारेड रीजन में आता है, और इंफ्रारेड रीजन जो ये हमने यहाँ ड्रॉ नहीं किया है इंफ्रारेड रीजन। तो अल्ट्रावायलेट रीजन जो है इसके आगे जो होता है वो इंफ्रारेड रीजन होता है। तो ये हमने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है, तो उसका नहीं ड्रॉ कर सकते। देन ब्रैकेट का देखिए, ब्रैकेट जो होता है, ब्रैकेट कहाँ आता है, ब्रैकेट भी इंफ्रारेड में आता है, इसलिए ब्रैकेट भी नहीं ड्रॉ कर सकते, पर पाश्चन ड्रॉ कर सकते, फंड ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नहीं फंड भी इंफ्रारेड रीजन में आता है। ठीक है, तो अभी जो पाश्चन है इंफ्रारेड रीजन का, ये 0 to 0.5 में आता है, ये जो है ना 0 to 0.5, तो यहाँ पे ये सारे आएंगे। ठीक है, तो अगर हमने ऐसा इसको किया, यहाँ से इंफ्रारेड रीजन है। ओके, तो इंफ्रारेड रीजन के बाद में विजिबल रेंज आता है। ओके, और विजिबल रेंज जो है उसके बाद में लास्ट में अल्ट्रावायलेट रीजन आता है। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट रीजन यहाँ पर है, और यहाँ पे जो कुछ भी रेडिएशन थे ये हम इससे स्टडी कर सकते हैं। ओके, तो इसने एक फॉर्मूला भी दिया एमिशन लाइंस का, एक फॉर्मूला दिया, और उसको क्या कहा देखो, व्यू न्यू इज इक्वल टू 109677, ये कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, तो 1 by 2 raised to n minus 2 एक्चुअली 2 raised to 2 कहाँ कहना चाहिए, 2 raised to 2 upon 1 upon n2, और इसका यूनिट लिया सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो n है यहाँ पे ये नंबर थे 1, 2, 3, 4 सीरीज ऑफ नंबर। ओके, तो ये जो सारा फॉर्मूला हम इसका डेरिवेशन निकालते हैं, तो हमें फॉर्मूला मिलता है n2 is equal to n1 plus 1 then n1 plus 2 and etc। ठीक है, तो ऐसे हमें क्या मिलते हैं यहाँ पे फॉर्मूले मिलते हैं। अब ये इतना सारा स्टडी करने के बाद एमिशन का, तो फिर हम कह सकते हैं कि बोहर मॉडल जो है हाइड्रोजन का
वो क्या कहता है, ठीक है। बोहर्स मॉडल जो है हाइड्रोजन का वो हमें क्या बताता है। तो ये 5 नाम याद रखो, ठीक है। लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया सबको? यहाँ तक समझ में आया है? हो मैम। ओके, तो नाउ ये थियरी क्या कहती है देखो। अब बोहर का एटॉमिक मॉडल हमें देखना है। तो ये पुट फोर्थ किया, ये जो मॉडल था वो नील्स बोहर, नाम क्या है, नील्स बोहर। इसने ये पुट फोर्थ किया इन द ईयर 1913, ठीक है। ये क्या कहता है, उसने पोस्टुलेट्स उसको उसके डाल दिए। तो उसने क्वांटम थियरी जो है वो उसमें स्टडी की, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी उसमें स्टडी की। सो एज पर एज दिस मॉडल इज कंसर्न, यू शुड ऑलवेज राइट दैट उसने क्वांटम थियरी का स्टडी किया गया, क्वांटम थियरी, एंड सेकंड वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, ये भी इसमें स्टडी की गई, ठीक है। अब बोहर के पोस्टुलेट्स क्या है, व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। तो उसने क्या किया कि द इलेक्ट्रॉन्स इन द ये सब विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एटम, द इलेक्ट्रॉन्स इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन वन ऑफ द मेनी पॉसिबल सर्कुलर पाथ। तो अगर आपके पास ये न्यूक्लियस है तो उसमें जो कुछ भी इलेक्ट्रॉन है तो वो ऐसे मूव कर सकता है, ठीक है। वो जो कुछ है वो ऐसे भी मूव कर सकता है, इस तरीके से भी मूव कर सकता है। मतलब उसका जो पार्ट है वो जितने पॉसिबल है उतने वे से वो बिहेव करेगा, ओके। और इसका जो कुछ भी रेडियस होगा ये, तो ये जो कुछ भी रेडियस होगा ये फिक्स्ड होगा, ओके। एंड दिस पार्ट, ये जो पार्ट है उनको कहा जाता है ऑर्बिटल्स, ठीक है। इनको कहा जाता है ऑर्बिटल्स, ओके। सो इसमें ये जो ऑर्बिट्स है उनको एक स्पेसिफिक एनर्जी अकाउंट है, ओके। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में भी जा सकते हैं व्हेन एनर्जी अकाउंट इज चेंज्ड, ओके। तो ऑर्बिट जो होते हैं एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तो वो जो ऑर्बिट्स होते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, so increasing order of energy से वो arranged होते हैं in the concentric manner around the nucleus. And the second postulate is the energy of an electron in the orbit does not change with time. ये जो energy है ये time के साथ change नहीं होती है, okay, but the electron will move from a lowest stationary state to the higher stationary state, okay. और अगर उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो वो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा और एक्साइट होगा। So when it passes through the one orbit to the another orbit, higher energy orbit, we call this as it is being excited, okay. Now ये सेकंड हो गया। Now third postulate क्या कहता है, the frequency of radiation absorbed or emitted when transition occurs between two stationary states, ठीक है। ये एक स्टेशनरी स्टेट है, इसमें से वो यहाँ आ गया, इसको कहेंगे ट्रांजिशन, ठीक है। when this transition occurs we will find that this is different energy E1 for example and this is E2, okay। तो ये जो डिफरेंस इन एनर्जी है इसे कहेंगे डेल्टा ई, डिफरेंस इन एनर्जी को कहेंगे डेल्टा ई। और वी कैन से आफ्टर कि देखो हमें कहना पड़ेगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन के भी फाइंड आउट करेंगे। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन एच। अब डेल्टा ई क्या है यहाँ पे, डिफरेंस इन एनर्जी, तो E2 minus E1 upon H. This is the expression. So E1 and E2 are the energies of the lower and higher energy states. और इसको ये जो एक्सप्रेशन है ना इसको कॉमनली कहते हैं बोहर्स
एज पर एज फोर्थ जो कुछ भी पोस्टुलेट है वो क्या कहता है कि एंगुलर मोमेंटम के बारे में वो कहता है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा कि व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, ओके, वो एक थोड़ा सा क्या दिखाते हैं, ओके, ये थोड़ा सा एक एंगुलर, ओके, वो थोड़ा सा क्या दिखाते हैं, एंगुलर पैटर्न दिखाते हैं, ठीक है। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है वो कैसे लिखा जा सकता है, उसके लिए एक एक्सप्रेशन है, देखो, एम वी इन न्यू आर इज इक्वल टू एन इंटू एच अपॉन 2 पाई, ये एक्सप्रेशन है, ठीक है, where this n is equal to 1, 2, 3 according to which orbit is there, okay. So इस एक्सप्रेशन से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट्स फॉर विच इट्स एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस h/2 पाई, ओके। तो ओनली फिक्स्ड ऑर्बिटल्स यहाँ पे गिवन है। सो इससे रिजल्ट क्या निकला, ये जो बोहर थ्योरी थी, बोहर एटॉमिक मॉडल था या पोस्टुलेट थे, इससे आउटकम क्या निकला, ये आउटकम हमें देखना है। देखो कि स्टेशनरी उसने रिजल्ट जो है वो समराइज कर सकते हैं हम, देखो कि स्टेशनरी स्टेट जो है वो कैसे नंबर के स्टेशनरी स्टेट को नंबर करते हैं बाय 1, 2, 3 एंड गो ऑन, और इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। दीज आर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, ठीक है। एंड नाउ रेडियस जो है स्टेशनरी स्टेट की, उसको कैसे कह सकते हैं, देखो रेडियस जो है उसको कैसे कह सकते हैं, r बाय r तो सबस्क्रिप्ट में n इज इक्वल टू n स्क्वायर एंड इस एक्सप्रेशन से हम क्या कह सकते हैं, उसके रेडियस बोल सकते हैं, वेयर दिस a0 इज 52.9 पिकोमीटर, ओके, एंगुलर मोमेंटम गिवन है। तो फर्स्ट स्टेशनरी जो है वो फर्स्ट रेडियस की, उसका जो कुछ भी एंगुलर मोमेंटम है वो है 52.9 पिकोमीटर। एंड नाउ द नेक्स्ट इज कि थर्ड रिजल्ट क्या है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन का the most important property associated with the electron is the energy of its stationary state, और हर एक स्टेट की उन्होंने क्या दी है, एनर्जी दी है। देखो कि E1 की जो है वो स्टेशनरी जो स्टेट है उसकी एनर्जी क्या कहते हैं, वो E1 की एनर्जी है -RH, ओके, ये इसका एनर्जी अकाउंट है, वेयर RH इज द रेड बॉक्स कांस्टेंट, ओके, RH को कहते हैं रेड बॉक्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू जो है वो क्या है, जूल्स में 2.18 into 10⁻18 जूल, इसको कहेंगे रेड बॉक्स कांस्टेंट। तो लोएस्ट एनर्जी स्टेट जो है उसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट, ओके, तो उसे कहा जाता है ग्राउंड स्टेट। और ऐसी स्टेट जिसमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब की है इसे कहते हैं एक्साइटेड स्टेट, ओके, इसे कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। अब बोहर थ्योरी जो है वो हर एक एटम को अप्लाई कर सकते हैं, ओके, हर एक एटम को वो अप्लाई कर सकते हैं। तो एनर्जी ऑफ दिस स्टेशनरी स्टेट इज गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, En is equal to -2.18 into 10⁻18, मतलब रेडियस कांस्टेंट, ओके, into z square upon n square and all this in joule, okay. So z is the atomic number we know, okay, and n is the your orbit number, ठीक है। तो और लास्ट इसमें क्या है कि velocities of electrons also be calculated from the Bohr theory। तो ऐसा मिला है magnitude of velocity of an electron increases with increase in z। So if atom
increasing, velocity is also increasing, ठीक है, and decreases with increasing principal quantum number n, and अगर n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये भी क्या होना चाहिए, ये अगर बढ़ता है तो इसका मतलब ये अगर बढ़ता है, we can say like this, if n1 n is increasing, velocity is decreasing, ठीक है, ऐसे करना चाहिए. So this was the all about the Bohr atomic model, ठीक है. तो अभी इसमें एक छोटा सा पार्ट बचा है. हाँ, तो सी इन पेज नंबर 43, ओके, वो पेज नंबर 43 देखो आप लोग एक बार. तो उसमें उन्होंने जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो दिखाया है. देखो, लाइनर सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट एंड फॉन्ट, ये सीरीज सारी उसमें गिवन है, ठीक है. वो पूरा का पूरा जो सीरीज है वो वहां पे इन लोगों ने दिया है, ठीक है. अब देखिए, ये जो स्पेक्ट्रम है पूरा का पूरा, ये जो पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम है, देखिए, तो इसमें क्या बात है, उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए. देखो, कि डिफरेंस इन एनर्जी, एनर्जी डिफरेंस जो है वो कैसे बोला जाता है, कि एनर्जी ऑफ द इनिशियल माइनस एनर्जी ऑफ फाइनल, ओके. तो हमारे पास एक दूसरा एक्सप्रेशन है, E is equal to minus RH, where RH is Rydberg constant upon 1 upon principal quantum number square, okay. अब डेल्टा E में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो E की, ओके. कैसे करोगे, डेल्टा E is equal to EI के लिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. कैसे करोगे, RH अपॉन N1 स्क्वायर माइनस, और इसे इनिशियल ले लो, माइनस RH अपॉन N फाइनल स्क्वायर, ठीक है. तो इसका आंसर क्या आ गया, कि RH कांस्टेंट अगर निकालते हो, ये ब्रैकेट के बाहर में ले आओ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन N फाइनल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N इनिशियल स्क्वायर. ये एक्सप्रेशन ध्यान में रखो. अब यहाँ पे रेडबर्ग कांस्टेंट की अगर आपने वैल्यू डाल दी, तो आपके पास क्या आएगा, कि आपके पास वो फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा. सो ये डेल्टा E का एक्सप्रेशन है, ठीक है. तो ये सारा आपको पता होना चाहिए. अब हमें ये भी पता है, अगर उनका यूनिट है वो देखते हैं, तो यूनिट का भी हमें पता है. यूनिट का कैसे कर सकते हैं, डिफरेंस इन एनर्जी इज जूल, ठीक है. H का क्या है, जूल सेकंड एंड हर्ट्ज. तो उसके लिए आपको क्या मिलेगा, आपको एक यूनिट मिल जाएगा. देखो, कि V न्यू बार का एक रिलेशन आपको वहां पे मिल जाता है, तो वो आप जो है वो ध्यान में कर सकते हो, ठीक है. तो रेडबर्ग का जो इक्वेशन है वो हमें क्या बताता है, देखो, कि NF is equivalent to NF is equivalent to N1 and N initial is equivalent to N2, okay. ये हमें वो क्या बोलता है, बताता है, ठीक है. So emission lines comprising the 5 series, the result of electronic transitions from the excited hydrogen atoms. तो N कितने यहाँ पे 5 है, 5 सीरीज है, ठीक है. तो 1 2 3 4 5 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो वो इस सीरीज में हमें दिखाई पड़ता है, ठीक है. एंड बोहर मॉडल के भी कुछ लिमिटेशंस है. बोहर मॉडल जो है वो भी सब कुछ नहीं बताता, उसमें भी लिमिटेशंस है. क्या लिमिटेशंस है, देखो, कि इट फेल्स टू अकाउंट फॉर द फाइनल न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है. तो स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट में जो हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर दिखता है वो बोहर मॉडल नहीं बताता. एंड उसमें और एक बात एक्सप्लेन हुई थी, कि स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन, सिर्फ हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया, बाकी के एटम्स का नहीं किया. नाउ उसने स्पेक्ट्रल लेंस का जो कुछ भी स्प्लिटिंग है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड में स्टडी करना तो उसे धीमन इफेक्ट देते हैं, ओके. अगर
अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसको जीमन इफेक्ट कहते हैं, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। ठीक है, ये दोनों उसने एक्सप्लेन नहीं किए। ठीक है, दोनों उसने एक्सप्लेन नहीं किए। एंड नाउ एंड अगेन बोथ थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंज हो जाता है और फिर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है ये भी उसने अच्छे से नहीं बताया। ठीक है, ये भी उसने पुट फोर्थ नहीं किया। सो दिस वर द लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, तो यहाँ तक बोहर्स का एटॉमिक थ्योरी जो है वो कंप्लीट होता है। अब ये ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट मॉडल आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट मॉडल इसमें आ गया और वो फिर हमें स्टडी करना है। पर पहले ये इतना समझ में आया, इसमें कुछ प्रॉब्लम है? नहीं मैम, समझ लो। गुड। नो मैम। सो एक थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि एक 15 मिनट्स है अपने पास, तो थोड़ा सा स्टार्ट कर देते हैं और फिर बाद में हम नेक्स्ट वीक में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अब इसमें बहुत सारा स्टडी किया गया कि ये जो इतना सोच के बहुत एटॉमिक मॉडल्स को स्कोर किया था, फिर वो फेल क्यों हुआ। तो इसका बहुत स्टडी किया गया कि वो फेल क्यों हो गया। तो उसमें कुछ रीजन सामने आए और ये इस रीजन समझते समझते ही नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल पुट फोर्थ किया गया। ओके, तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल का जो कुछ भी लिमिटेशन था, तो उसमें से एक बेटर और जनरल मॉडल बनाने के लिए क्या किया, डेवलपमेंट्स की गई। ओके, तो उसमें से एक फर्स्ट डेवलपमेंट है, वेरी फर्स्ट डेवलपमेंट, डी ब्रोगलीज प्रपोजल ऑफ ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। तो ये डी ब्रोगली जो था, डी ब्रोगलीज कहते हैं इसे, डी ब्रोगलीज प्रिंसिपल। ओके, डी ब्रोगलीज प्रिंसिपल ऑफ द ड्यूअल नेचर। ठीक है, तो उसे कहेंगे प्रपोजल कहते हैं। चलो, तो यह प्रपोजल इसने डाल दिया। और दूसरा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है व्हाट, हिल्सबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो दिस इज हिल्सबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये दोनों डेवलपमेंट्स हुए। ओके, टू एक्सप्लेन द नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल। ओके, बोहर के एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन को चार्ज पार्टिकल कहा गया था, which is moving in well defined circular orbit। इस डी ब्रोगली ने क्या प्रपोज किया कि मैटर should exhibit a dual behavior, particle and wave। ओके, तो इलेक्ट्रॉन should have momentum। अगर उसके पास क्या है, वेव है और पार्टिकल नेचर है, तो मोमेंटम होना चाहिए, एंड दैट मोमेंटम इज p फॉर एग्जांपल। ओके, a property of particle as well as wavelength, दोनों। तो he gave the following relation, उसका रिलेशन दिया उसने है, क्या रिलेशन दिया, लैम्डा is equal to h upon in nu। okay, and thus it is mv is equal to p। इसका रिलेशन कैसे दिया उसने, सब्स्टिट्यूट। ओके, एंड नाउ ये जो डी ब्रोगली का जो कुछ भी प्रेडिक्शन था, ये क्या हुआ, कंफर्म किया बाय दी डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। ओके, अब ये हिल्सबर्ग क्या कहता है, इसने एक प्रिंसिपल बोला। क्या है वो प्रिंसिपल, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। कि आप एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट जो कुछ भी वेलोसिटी है उसकी
वो डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है, वो आप डिटरमाइन नहीं कर सकते. So position and movement of electrons cannot be determined with the same certainty, and that's why it is uncertainty principle. Okay, so क्या कह सकते हैं अनसर्टेनिटी को? If the certainty of determination of one property is too high, certainty मतलब दी possibility, वो अगर too high है तो दूसरा फैक्टर uncertain बन जाता है. That's why it is uncertainty principle. Okay, so uncertainty of determination of the other property is very high. So Hinsburg कैसे हम एक्सप्रेशन कैसे कह सकते हैं हिंसबर्ग का? देखो डेल्टा x into delta px, okay, is greater and equal to 4 upon h upon 4 pi. ओके, जैसे हम इसको कह सकते हैं. अब ये जो डेल्टा पी है ना, तो डेल्टा पी का ही मतलब क्या है? यहाँ पे लिखा है m बाय न्यू, तो m बाय न्यू x इसे कहा जाता है, और यही क्या है आपकी डेल्टा वेलोसिटी. ओके, यही है डेल्टा वेलोसिटी x. ओके, सो डेल्टा x इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन and delta px is the uncertainty in momentum. ओके, ऐसा इसने किया है. तो यहाँ पे हमें क्या मिला कि इसकी जो कुछ भी ये एक प्रॉपर्टी है, ये एक प्रॉपर्टी है. ओके, ये प्रॉपर्टी नंबर 1, ये प्रॉपर्टी नंबर 2, और इसका जो कुछ भी प्रोडक्ट है वो इस कांस्टेंट वैल्यू से क्या है? ज्यादा है. दिस इज अनसर्टेन. ओके, तो दोनों में से एक प्रॉपर्टी जो होती है वो कैसे होती है? वो टोटल अनसर्टन होती है. ओके, तो ये हिंसबर्ग ने अपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में बताया. ओके, तो इसका एक्सप्रेशन ये है, यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन ये है. ओके, तो यहाँ तक हमने देखा, और ये इन दोनों का स्टडी करके, इन दोनों ने जो कुछ भी बताया है वो स्टडी करके एक न्यूअर we can say a new type of the study came forth. ओके, और फिर उससे जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है उसका प्रिंसिपल इन दोनों ने क्या किया? बिल्डअप किया. ओके, सो नाउ आपका भी लेक्चर है ना 8 बजे आज. ओके, सो नाउ वी विल स्टॉप हियर एंड फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम. ओके, यहाँ तक समझ में आया है सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, So today, ma'am. good. Today we will stop here and we will continue in the next lecture. Chalo, bye. Bye. Bye.